हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय जो कि है वनस्पति जगत। हमने इसका 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 10th पार्ट। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी कि आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा उस लेक्चर में हम वनस्पति जगत का कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। आज का हमारा बेसिकली टॉपिक रहेगा मॉसेस। ओके, तो हम जानेंगे मॉस का परिचय, उसके बाद देखेंगे उसके शरीर की संरचना, उसके बाद जीवन चक्र की अवस्थाएं, उसके बाद हम जानेंगे जनन के बारे में और फिर स्पोरोफाइट की अवस्था देखेंगे और उसके बाद हम कुछ उदाहरण और विशेष विशेषताएं समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मॉस का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू मॉसेस। समान परिचय देखते हैं। सबसे पहले मॉस होता क्या है ये सब हम लोग जान लेते हैं। ओके, जैसे कि आपने पिछले वीडियो लिवरवर्ट्स का देखा था, ठीक है। उसके पहले हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा है। तो ब्रायोफाइट्स ही हैं दोनों, ठीक है, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। तो देखिए, मॉसेस ब्रायोफाइट का उन्नत समूह है। ये नम छायादार ठंडे क्षेत्रों में उगते हैं। शरीर हरा, छोटा और पत्तीदार रूप में विभेदित होता है। इन्हें सच्चे स्थल पौधे के पूर्वज माना जाता है क्योंकि इनमें पत्ती और तने जैसी संरचनाएं होती हैं। प्रमुख उदाहरण आता है फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम का। ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये मॉस आखिर होता क्या है। मॉस का हम लोग इंट्रो यहाँ पर देख रहे हैं। तो जैसे मॉस जो है, ठीक है, एक तरह का ये क्या है, ये ब्रायोफाइट है। ओके, देखिए मॉस व छोटे, जैसे कि मॉस छोटे होते हैं, ठीक है। अधिकांश हरे पौधे हैं जो अक्सर नम छायादार तथा ठंडे स्थानों पर दिखाई देते हैं। लिवरवर्ट्स की तुलना में यदि हम बात करें तो लिवरवर्ट्स की तुलना में मॉस की संरचना थोड़ी अधिक जटिल होती है। उनका शरीर स्पष्ट रूप से तने सदृश, अक्ष और पत्तियां जैसी संरचनाएं दर्शाता है। इनका सामान्य स्थान मिट्टी, चट्टान, वृक्ष की दाल, वृक्ष की जैसे छाल हो गई, ओके, दीवारों और छतों पर होता है, ठीक है, जहाँ पे छोटे छोटे घने हरे कालीन की तरह दिखाई देते हैं। मॉस समूह के उदाहरणों में फिनेरिया पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम विशेष रूप से बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। ठीक है, यदि हम उदाहरण और वितरण की बात करें तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं फ्यूनेरिया जैसी प्रजातियां आमतौर पर वर्षा के बाद मिट्टी की नरम सतहों पर हरे कालीन के रूप में उभर आती हैं। ओके, पॉलीट्राइकम प्रजातियां जो होती हैं अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों और ठंडे मौसम में पाई जाती है तथा उनकी जो बनावट होती है अपेक्षाकृत कठोर होती है। स्फैग्नम की बात करें तो स्फैग्नम जिसे पीट मॉस भी कहते हैं, दलदली क्षेत्रों और ठंडे जलवायु में प्रचुर मात्रा में मिलता है और यह जल धारण क्षमता के कारण विशिष्ट है। ठीक है, इन मौसों का जो वितरण है वो वैश्विक है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र से लेकर क्या होता है, ये उष्ण कटिबंधीय छायादार जंगलों तक विभिन्न प्रकार के आवासों में इनका अभ्यस्त होना, ठीक है, देखे गए हैं। यानी कि ये सभी जगह होता है। वही यहाँ पर लिखा भी है आवास वितरण में कि सामान्यतः यह मिट्टी, चट्टानों, दीवारों, वृक्षों की छालों पर उगते हैं। नमी युक्त पर्यावरण में अधिक पनपते हैं। ठंडे क्षेत्रों में स्फैग्नम दलदली मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, ये पौधे पानी को सोखने और रोकने में सक्षम होते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है शरीर की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ मॉस प्लांट बॉडी। पौधों की आकृति की बात करते हैं हम लोग। मॉस पौधों का शरीर छोटा, सीधा और हरा होता है। इसमें छोटा पतला तना होता है, ठीक है, और उस पर स्पाइरल रूप से, ठीक है, सर्पिल रूप से लगी पत्तियां होती है। तना मिट्टी से बहुकोशिकीय राइजोइड्स द्वारा जुड़ा हो रहता है। राइजोइड्स क्या करता है कि राइजोइड्स पौधे को आधार देते हैं और जल तथा पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। पौधे का जो ऊपरी शिरा होता है, ठीक है, वो लैंगिक अंगों के विकास के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, ये पौधों की आकृति के बारे में है। फिर हम आगे आते हैं इंटरनल डिफरेंशिएशन की बात करें तो आंतरिक संरचना की, तो तने में सरल संवहन तंतु यानी कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। पत्तियां जो होती है एक कोशिकीय परत वाली होती है जिनमें क्लोरोफिल भरपूर होता है। क्लोरोफिल की जो उपस्थिति होती है उसी के कारण मॉस जो होते हैं, मॉस पौधे स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इनकी जो बनावट है वो लिवरवर्ट्स की तुलना में अधिक जटिल व विकसित होती है, जो कि मैंने सबसे शुरू में अभी बताया। चलिए आगे आते हैं जीवन चक्र की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहला आता है स्टेजेस ऑफ गमीटोफाइट के क्या स्टेज है। मॉस में गमीटोफाइट प्रमुख अवस्था होती है जो 2 चरणों में विभक्त होती है। पहला है प्राथमिक यानी प्रोटोनिमा स्टेज, दूसरा है लिफी स्टेज। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो हम बात कर रहे हैं प्राथमिक, प्रोटोनिमा स्टेज और लिफी स्टेज की। देखिए जैसे कि मॉस का जो जीवन है वो एक क्या कहते हैं, एक चक्र, ठीक है, जीवन चक्र जो है वो स्पोर, बीजाणु जो होता है, ठीक है, स्पोर, तो उसके अंकुरित होने से प्रारंभ होता है और सबसे पहला रूप क्या होता है, एक प्रोटोनिमा नामक हरा, पतला और शाखित तंतु जैसा तला बनाकर प्रकट होता है। ओके, यानी कि इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा स्टेज। देखिए ये जो प्रोटोनिमा अवस्था होता है वो शैवाल सदृश दिखती है और भूमि पर फैलकर पोषक तत्व और नमी ग्रहण करती है। प्रोटोनिमा पर विशेष कलिकाएं बनती हैं जिनसे क्या होता है,
फिर असली मॉस पौधा यानी कि पर्णयुक्त गमीटोफाइट विकसित होता है। इसीलिए प्रोटोनिमा को क्या कहते हैं, मॉस जीवन चक्र का आधार माना जाता है, प्रोटोनिमा को। ओके, फिर यदि हम आगे ये लीफी गमीटोफाइट की बात करें तो देखिए, प्रोटोनिमा से विकसित पर्णयुक्त गमीटोफाइट वह स्वतंत्र हरा पौधा होता है जिसे कि हम सामान्यतः मॉस के रूप में पहचानते हैं। ओके, इसमें एक केंद्रीय तने सदृश अक्ष पर छोटे छोटे पत्तियों जैसे अंग सर्पिल में व्यवस्थित होते हैं। यह जो अवस्था है प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है तथा इसी अवस्था पर लैंगिक अंग यानी कि एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया विकसित होते हैं। तने के निचले भाग पर पाए जाने वाले राइजोइड्स जो होते हैं वो आधार प्रदान करते हैं और पानी तथा खनिजों के अवशोषण में मदद करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोनों स्टेज के बारे में लिखा भी है, प्राथमिक तंतु प्रोटोनिमा स्टेज और पत्तीदार प्ररोह यानी लेफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज में लिखा है यह स्पोर के अंकुरन से बनती है। ठीक है, यह हरी विष्पी यानी क्रीपिंग और तंतुमयी संरचना होती है। यह काय की कालीन यानी मॉस कार्पेट जैसी दिखती है। यह पौधे के विकास की प्रारंभिक अवस्था है। लीफी स्टेज की बात करें तो यह प्राथमिक तंतु से उत्पन्न पार्श्वीय कली यानी लैटरल बड से बनती है। इसमें छोटा तना और सर्पिल रूप से लगी पत्तियां होती है। यही अवस्था लैंगिक अंगों यानी एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया को धारण करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है जनन यानी रिप्रोडक्शन। पहला है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यह विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है यानी फ्रैगमेंटेशन और बडिंग द्वारा होता है। तंतु या पत्तीदार भाग का कोई हिस्सा टूटकर नया पौधा बना सकता है। यह प्रक्रिया तेजी से प्रजनन में सहायता करती है। स्फैग्नम में विशेष कली यानी बर्ड्स द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है, तो हम ये जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जनन सभी का हम देख रहे हैं किस प्रकार से होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो हम जब बात कर रहे हैं ये जनन की, ठीक है, किस प्रकार से होता है, तो आप समझ सकते हैं जैसे मॉस जो होता है वो कई बार बिना संभोग के भी फैलते हैं। उनके टूटे हुए भाग प्रोटोनिमा के टुकड़े या पत्तियों के छोटे छोटे अंशों से नए पौधे बन सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं विखंडन यानी फ्रैगमेंटेशन। तो कभी कभी प्रोटोनिमा या पत्तियों पर छोटे अंकुरित कलिकाएं जो होती हैं बर्ड्स बन जाती हैं। ओके, कलिकाएं बन जाती हैं। ओके, तो वो क्या होती है, स्वतंत्र होकर नया पर्णयुक्त पौधा उत्पन्न कर देती है और अलैंगिक जनन मौसों को तेजी से स्थानीय विस्तार करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते। देखिए, हाँ, अब आता है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नर अंग पुंधानी यानी एंथेरिडियम और मादा अंग स्त्रीधानी यानी आर्चिगोनियम कहलाते हैं। ये पत्तीदार प्ररोह की चोटी एपेक्स पर बनते हैं। पुंधानी में बनने वाले कशाभिक युक्त शुक्राणु जल में तैरते हुए स्त्री धानी तक पहुंचते हैं। निषेचन से युग्म नर यानी जाइगोट बनता है जो आगे स्पोरोफाइट में विकसित होता है। ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये जो हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ बात हो रही है, लैंगिक जनन की बात हो रही है। तो लैंगिक जनन में मौसों के गमीटोफाइट पर विशेष अंग बनते हैं। नर अंग को एंथेरिडियम कहते हैं जो क्या करता है, शुक्राणु बनाता है। ओके, और मादा अंग को क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक अंडाणु होता है। तो इन शुक्राणुओं को निषेचन हेतु जल माध्यम की आवश्यकता से होती है। ठीक है, वर्षा के पानी या फिर ओश के दौरान जो शुक्राणु जो होते हैं वो तैरकर आर्चिगोनियम तक पहुंचते हैं और अंडाणु का निषेचन करते हैं। तो निषेचन से प्राप्त जाइगोट क्या होता है, ठीक है, फिर स्पोरोफाइट में विकसित हो जाता है जो कि अगली पीढ़ी के बीजाणु उत्पन्न करने का कार्य करता है। आगे आते हैं स्पोरोफाइट की अवस्था, स्पोरोफिटिक स्टेज। सबसे पहला आता है स्पोरोफिटिक की संरचना क्या है। देखिए, स्पोरोफिटिक की संरचना की यदि हम बात करें तो आप समझ सकते हैं जैसे कि स्पोरोफाइट सामान्यतः पर्णयुक्त गमीटोफाइट के शीर्ष पर विकसित होता है। ठीक है, यह जो गमीटोफाइट पर ये होता है, ये जो गमीटोफाइट है ना, तो स्पोरोफाइट तो हमने पढ़ा है, ठीक है, वो गमीटोफाइट पर डिपेंडेंट है। तो यह गमीटोफाइट पर आश्रित जो भी पैरासिटिक, ठीक है, ऑन हॉर्स, ठीक है, ये होता है। तो स्पोरोफाइट 3 प्रमुख भागों में विभाजित होता है, फुट, शीटा और कैप्सूल। फुट जो होता है जो कि माता पौधे, ठीक है, माता पौधे के भीतर स्थित होकर पोषण ग्रहण करता है। शीटा जो होता है एक डंठल के समान होता है और कैप्सूल को ऊंचाई पर उठाता है। और कैप्सूल क्या करता है, जो शीर्ष पर स्थित होता है और बीजाणुओं का निर्माण करता है, ठीक है, स्पोर्स का निर्माण करता है। तो स्पोरोफाइट की यह संरचना मॉस के जीवन चक्र का स्पोर निर्माण चरण दर्शाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बीजाणु निर्माण यानी स्पोर फॉर्मेशन। कैप्सूल के भीतर की कोशिकाओं में मियोसिस से हैप्लॉइड बीजाणु बनते हैं। जब कैप्सूल फटता है बीजाणु बाहर निकलते हैं।
बीजाणु अंकुरित होकर नया प्रोटोनिमा बनाते हैं और चक्र पुनः शुरू होता है। इस प्रकार पीढ़ी परिवर्तन होता है, यानी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस होता है। ठीक है, हाँ, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस होता है। तो हम स्पोर फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीजाणु निर्माण की हम बात यदि करते हैं तो कैप्सूल के भीतर स्पोर जो होते हैं, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, उनकी कोशिकाएं मियोसिस से विभाजित होकर क्या करती हैं, हैप्लॉइड बीजाणु बनाती हैं। कैप्सूल पर अक्सर एक ऑपरक्यूलम होता है, ऑपरक्यूलम नामक एक तरह का ढक्कन होता है, कवर होता है, जो कि परिपक्व होने पर खुलकर बीजाणुओं को बाहर छोड़ देता है। कुछ मौसों के में कैसरा यानी पेरिस्टोम जैसे ढांचे भी होते हैं, जो कि बीजाणु के छिड़काव को नियंत्रित करते हैं। ये यांत्रिक रूप से स्पोर्स को क्या करता है, क्रमबद्ध तरीके से हवा में छोड़ते हैं, जिससे उनके फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल्स एंड कुछ विशेषताएं के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले प्रमुख उदाहरण की बात करें तो फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका सामान्य मॉस है, छोटे हरे प्ररोहों वाला। पॉलीट्राइकम कम्युनी ऊंचा मॉस है, पत्तियों पर मोटी परत बनाता है। स्फैग्नम की बात करें तो दलदली मॉस है, जिसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे कि उदाहरण, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे फ्यूनेरिया जो होता है, एक तरह का हम इसको फ्यूनेरिया स्फैग्नम का एक तरह का विश्लेषण भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी देखिए विशेषताओं में दिया हुआ है। मॉस पौधे जल संरक्षण में सहायक है। स्फैग्नम पीट मॉस कहलाता है, जो ईंधन के रूप में उपयोगी है। मॉस पौधे मृदा अपरदन को रोकते हैं और पारिस्थितिक तंत्र में नमी संतुलन बनाए रखते हैं। ये अनुक्रमण यानी सक्सेशन की प्रारंभिक अवस्था में चट्टानों पर उगते हैं। ओके, तो जैसे हम कुछ विशेषताएं की बात कर रहे थे, तो फ्यूनेरिया स्फैग्नम की बात करें तो फ्यूनेरिया जो होता है वो तीव्र जीवन चक्र और स्पष्ट सीटा तथा कैप्सूल के कारण अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। इसका स्पोरोफाइट जो होता है वो ऊंचा होता है और आसानी से दिखाई देता है, इसीलिए ये प्रयोगशाला में जीवन चक्र प्रदर्शित करने हेतु बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। दूसरी ओर यदि हम स्फैग्नम की बात करें, जिसे कि पीट मॉस कहते हैं, दलदली क्षेत्रों में विस्तृत चादरें बनाता है और इसकी कोशिकाएं पानी को अत्यधिक मात्रा में, ठीक है, अवशोषित कर सकती हैं। ठीक है, तो मृत स्फैग्नम की बात करें तो उसका संचय पीट नामक पदार्थ बनाता है, जो कि ईंधन तथा मृदा संशोधन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का पिक्चर है। फ्यूनेरिया मॉस है, ठीक है, फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है और एक स्फैग्नम का एग्जाम्पल है। पहला फ्यूनेरिया बना हुआ है, उसमें फुट सीटा कैप्सूल तीनों दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद स्फैग्नम है, उसमें भी सब कुछ दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरह से इनका जो जीवन चक्र होता है, ओके, जो भी यदि हम जीवन चक्र की बात कर रहे हैं, मॉस का जो जीवन चक्र होता है ना, वो जीनोम स्तर पर पीढ़ी परिवर्तन यानी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हैप्लॉइड गमीटोफाइट क्या होता है, इसमें स्वतंत्र होता है और स्पोरोफाइट उस पर आश्रित रहता है। संक्षेप में हम कहें तो यह क्रम हो सकता है, जैसे बीजाणु अंकुरित होकर क्या करता है, प्रोटोनिमा बनाता है। ठीक है, फिर प्रोटोनिमा से पर्णयुक्त गमीटोफाइट विकसित होता है, उस पर लैंगिक अंग बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, निषेचन से युग्मनज बनता है, जो कि स्पोरोफाइट बनकर कैप्सूल में स्पोर बनाता है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या होता है, स्पोर गिर कर क्या करता है, पुनः प्रोटोनिमा बनाते हैं और फिर ये साइकिल फिर से चलने लगता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को एक प्रवाहमान, ठीक है, एक तरह से बहुत अच्छे से, ठीक है, इसे समझा जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष देखिए, सारांश में हम कह सकते हैं कि मॉस ब्रायोफाइट का सबसे विकसित समूह है। जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं प्रोटोनिमा और पत्तीदार प्ररोह होती है। प्रमुख अवस्था गमीटोफाइट होती है। स्पोरोफाइट अधिक विकसित और 3 भागों में विभक्त होता है। बीजाणुओं से नई पीढ़ी उत्पन्न होती है, पीढ़ी परिवर्तन कहते हैं जिसे, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। प्रमुख उदाहरण में आ जाता है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। ठीक है, देखिए बेसिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंस भी है यदि हम बात करें तो मॉस का, इसका आर्थिक पारिस्थितिक महत्व भी कहा जाता है।
मॉस का जो पारिस्थितिक और आर्थिक योगदान है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्फैग्नम जैसी प्रजातियां जल धारण कर मिट्टी की नमी बनाए रखती हैं और दलदलों का निर्माण कर पर्यावरणीय आवासों को संवहनीय बनाती हैं। ओके, मॉस चट्टानों पर उगकर क्या करता है, चट्टानी सतहों पर मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करते हैं और मिट्टी अपरदन को धीमा करते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखें तो पीट मॉस से प्राप्त पीट को ईंधन, बगीचे में मृदा सुधारक तथा पौधों की पैकिंग में नमी बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए एक तरह से बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो मॉस होता है वो ब्रायोफाइट्स का उन्नत समूह है जिसमें पर्णयुक्त कमीटोफाइट प्रमुख और स्वतंत्र तो होता है, जबकि स्पोरोफाइट जो होता है डिपेंडेंट होता है, पराश्रयी होता है। प्रमुख उदाहरण में आ जाता है फिनेरिया पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। ठीक है, तो ये सब आप समझ गए, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, संक्षेपण आता है, यानी आज की क्लास में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े। आज हमने देखा मॉस का परिचय, उसके बाद हमने देखी शरीर की संरचना, फिर हमने जाना जीवन चक्र की अवस्थाएं। ओके, उसके बाद हमने देखा जनन के बारे में समझे, फिर स्पोरोफाइट की अवस्था देखी और उदाहरण और विशेष विशेषताएं समझे। ठीक है, तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।